एक और सीनियर सहाफ़ी ने भी जो है इस फॉर्मूले की हिमायत की है। बिल्कुल कौमी हुकूमत ही बननी चाहिए और अगर ये बन जाए तो इससे मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। इमरान खान साहब की मुश्किलात भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं मेरे पास फ्रिज नहीं है, हकीकी आज़ादी चाहिए थी और अब फ्रिज मांगने के ऊपर आ गए हैं। वो बेचारा चेयरमैन जो है वो कितना को पावरलेस है कि वो अपने मुंह से कह रहा है कि नोटिफिकेशन जो है वो जाली है, लेकिन उसकी बात ही कोई नहीं मान रहा। डॉक्टर उमर आदिल को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गरीदा फारूकी जो एंकर पर्सन है और दीगर खवातीन एंकर्स के हवाले से बड़ी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। कानूनी मामलात हैं जो आज अदालतों के अंदर सामने आए। असद उमर साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, उसके बारे में भी अपडेट देते हैं आपको। लेकिन कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सबको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 15 लाख सब्सक्राइबर्स की टारगेट की जानिब हम रवां दवां हैं और तकरीबन अब हम 40-45% अपने टारगेट तक पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी भी जो है जल्द ही अचीव कर लिया जाएगा। सबसे पहले जो एक खुशखबरी मेरे ख्याल में आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए और वो पाकिस्तान के जो एक वाहिद उम्मीद हैं मेडल के लिए, अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रो के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने फ़ाइनल्स के लिए जनाब क्वालिफाई कर लिया है। और उनके क्वालिफायर्स जो थे वो आज दोपहर को मुनक्किद किए गए और वहाँ पे दिफाई चैम्पियन भारत के नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो है वो पहली थ्रो 89.34 मीटर की उन्होंने लगाई और उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की लगाई और तीसरे नंबर पर है। जबकि अफ्रीकी मुल्क ग्रेनाडा के स्पेशलिस्ट 88.63 की थ्रो उन्होंने लगाई और दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। तो ये तीन अफराद जो हैं इनका क्वालिफिकेशन जो है वो हो गया है। 8 अगस्त को अब इनका फाइनल जो है वो मुनक्किद होगा। इस ज़हन में रखिएगा कि अरशद नदीम ने इवन दो क्वालिफाई किया है लेकिन 86 मीटर के ऊपर ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। अरशद नदीम जो है वो 90 मीटर का एक बेंचमार्क होता है, 90 मीटर जो है वो ऑलरेडी एक दफ़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर अरशद दोबारा एक दफ़ा 90 मीटर को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनके मेडल चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक ब्राइट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू अरशद हमारी तरफ से। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह वो कोई ना कोई खुशखबरी पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़रूर लेकर आएंगे। इसके अलावा एक जो बुरी खबर है वो आई है जनाब डॉक्टर उमर आदिल के लिए। और वो डॉक्टर उमर आदिल वही साहब हैं जिन्होंने गरीदा फारूकी जो एंकर पर्सन है और दीगर खवातीन एंकर्स के हवाले से बड़ी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की थी एक पॉडकास्ट के अंदर। इसके साथ साथ आयशा जहांजेब और इस तरह दीगर खवातीन के हवाले से भी बड़ी नामुनासिब किस्म की गुफ्तगू जो है वो कर चुके हैं। तो गरीदा फारूकी साहबा ने जो है वो इनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट लॉन्च की थी और गरीदा फारूकी ने ख़ुद ट्वीट किया है कि जी इनकी कानूनी दरख्वास्त के बाद डॉक्टर उमर आदिल को आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि डॉक्टर उमर आदिल ने मेरे और मीडिया में काम करने वाली तमाम खवातीन के ख़िलाफ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ़हश, लुग़्व और हतक इज़्ज़त पर मबनी इल्ज़ामात आयद किए जिसमें ख़ुसूसन मेरा नाम लिया गया। मैंने कानूनी कार्रवाई में डॉक्टर उमर माफ़ी मांगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उम्मीद है कि इंसाफ जो है मुकम्मल होगा और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब करने वाले अंजाम को पहुँचेंगे और पाकिस्तान में ख़वातीन को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर उमर आदिल ने जो है वो आज से मतलब 1-2 दिन पहले जो है वो दोबारा वो किसी पॉडकास्ट वगैरह के अंदर बैठे हैं लेकिन उनको किसी किस्म की कोई नदामत नहीं थी। मतलब और वो उन्होंने एक्चुअली एंकर के ऊपर डालने की कोशिश की कि जनाब मेरे को सवाल है हो जा किया गया सी, मतलब अपने जवाब के ऊपर उनको कोई इतनी नदामत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी इतनी नहीं थी, लेकिन उनको सवाल करने वाले से गिला था कि जी आपने सवाल क्यों किया और उसके बाद आपने वीडियो क्यों अपलोड कर दी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बड़ी अजीब किस्म की ये बात थी। मुझे बड़े हैरानकुन उनका जो है ये रवैया लगा कि आप एक तो गलती करें, ऊपर से आप जो है वो ये हटदर्मी दिखाएं कि जनाब मैंने माफ़ी भी नहीं मांगनी। एनीवेज अब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा थोड़ा सा बांग्लादेश के हवाले से भी आपको अपडेट दे दूं, उसके बाद मैं पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर आता हूं। वहाँ पे जनाब तलबा तहरीक के मुतालबे के बाद बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट जो है वो ऑलरेडी तहलील कर दी हुई है और उसके बाद हसीना वाजिद की हुकूमत जो है ख़त्म होने के बाद अब जो अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था उनकी रिहाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अब तक अपोजिशन रहनुमा अहमद कसम और खालिदा ज़िया जो है रिहा हो चुके हैं, जबकि नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस भी जो है वो पेरिस से वतन वापस आ रहे हैं। तलबा तहरीक जो वहाँ पे चल रही थी उन्होंने ये मुतालबा किया था कि डॉक्टर यूनुस को जो है अबूरी सेटअप का सरबराह बनाया जाए और डॉक्टर यूनुस जो हैं वो ऑलरेडी अब बांग्लादेश जो है वापस आ रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि डॉक्टर यूनुस जो हैं
उनको नोबल इनाम ऑलरेडी मिल चुका है। और माइक्रो फाइनेंस लेवल पे जो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ा मतलब रेवोल्यूशनरी किस्म का जो काम किया था, जिसने बांग्लादेश में गुर्बत मिटाने के लिए जो है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उसके ऊपर इनको जो है नोबल इनाम भी दिया गया था। लेकिन हसीना वाजिद ने जो है वो इनके ख़िलाफ़ भी, इनकी जो हुकूमत थी, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई की थी और एक इनके ख़िलाफ़ केस बना दिया था। लेबर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर इनको 6 माह की सज़ा सुना दी गई थी। ये तो खैर बांग्लादेश में थे ही नहीं। तो अब जो है वो जो तलबा तहरीक है, उन्होंने कहा कि जी हमें जो अबूरी सेटअप चाहिए वो उसके अंदर इनकी सरबराही के अंदर चाहिए, क्योंकि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब ज़रा पाकिस्तानी मामलात के हवाले से भी आ जाएँ। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज से चंद दिन पहले एक कॉलम लिखा था और उसमें उन्होंने एक कौमी हुकूमत बनाने का तस्करा किया था कि जी ये कौमी हुकूमत बननी चाहिए और अगर वो 2 साल के लिए आ जाए जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं उसके अंदर शामिल हों, तो फिर मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो अब एक और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब ने भी जो है इस फॉर्मूले की हिमायत की है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कौमी हुकूमत ही बननी चाहिए और अगर ये बन जाए तो इससे मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर जो सबसे बड़ी हर्डल मुझे जो लगती है वो यकीन कीजिए वो ना वो नून लीग लगती है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगती है, मुझे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगती है। और नॉट इन अ बैड वे। ज़ाहिर बात है वो ये क्लेम करते हैं कि जनाब उनकी सीटें 180 हैं। अब वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा स्टेक है सारी चीज़ के अंदर, तो हम अपनी स्पेस जो है वो क्यों किसी के साथ शेयर करें या अपनी सीट जो है वो क्यों किसी के साथ शेयर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग तो मजबूरी के तहत एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं कि हम इक़्तिदार के अंदर रहें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है वो सवालिया निशान ये होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर ये कौमी हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रजामंदी होती है तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब की मुश्किलात भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। जो इस वक्त जेल के अंदर जो सूरत हाल है कि मतलब वो ये कह रहे हैं मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो इवन तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर, इनका ट्विटर पे मैं देख रहा था, मजाक भी उड़ा रहे थे कि हकीकी आज़ादी चाहिए थी और अब फ्रिज मांगने के ऊपर आ गए हैं। मतलब ये सूरत हाल होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है मेरे ख्याल में इसमें तमस्खर नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि इमरान खान साहब को फ्रिज भी देना चाहिए, AC भी देना चाहिए, उनको तमाम तर सहूलियात जो मिलनी चाहिए, वो जो डिज़र्व करते हैं उनको मिलनी चाहिए। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको ज़रूर ये, और सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉर्मर कैप्टन भी है, मतलब ये भी एक उनका एक एजाज़ है उनका। खैर लेकिन सियासत जो है ना बड़ी बेरहम चीज़ है, वो इस चीज़ का लिहाज नहीं करती। सियासत की जहाँ पे बात हो रही है तो कौमी असम्बली में अलबत्ता जो है वो सियासी हरबे पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ पे जनाब कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के बिलाल अज़हर कियानी ने जो है वो एक बिल पेश कर दिया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उसे पेश कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ऐवान में एहतजाजन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और बिल नामंजूर के नारे लगाए गए। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा कि यह कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है और गैर आइनी नहीं है। स्पीकर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू किया। ऐवान ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में बिल कसरत राय से मंजूर किया। ऐवान ने कसरत राय से अपोजिशन की तरमीम जो है वो मुस्तरद कर दी। अब ये नया कानून बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। नए कानून के तहत आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आइन और कानून में दर्ज मखसूस मुद्दत के बाद किसी जमात में शामिल होने का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब आप सिर्फ ज़रा सुनते जाइए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हिट किधर करेगा जाके। इसमें कहा गया है कि जिस उम्मीदवार ने रिटर्निंग अफसर के सामने जमात से वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा ना कराया हो उसे आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। इलेक्शन के बाद पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला उम्मीदवार किसी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा और इलेक्शन का दूसरा तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। नाफिजुल अमल भी 2017 से होगा, मतलब पिछली डेटों से जो है नाफिजुल अमल होगा। तो इस बेसिकली एक जो इस पर राय पाई जाती है वो यही है कि ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुका हुआ है, जो फैसला आ चुका हुआ है, उसका रास्ता जो है रोक दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ये नशिस्तें ना मिल सकें, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने जो है ऑलरेडी ये ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसे चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी आपने हमसे निशान लिया कि लोग भूल जाएंगे, लोग नहीं भूले, वो लोगों में सराहियत कर गया। कल आपने अवाम का जमे गफ़ीर देख लिया, सियासी जमातों को स्पेस दें, अगर नहीं देंगे तो आपका हाल भी हसीना वाजिद जैसा होगा। यह हुकूमत के लिए निशान इबरत है। बेहतर है शहबाज शरीफ आज हसीना वाजिद को फ़ोन करके तरीका सुन लें, रास्ता पूछ लें कि जाना फिर किस तरीके से है, जद्दा जाएंगे।
तो ये मतलब ये मामला जो है वहाँ पे डिस्कस हुआ है। अच्छा, बाय द वे, इसी सारे मामले के दौरान हुकूमत के अपने एक जो इत्तेहादी हैं फ़ारूक सत्तार साहब, वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि जी मैंने बात करनी है। स्पीकर साहब से नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन आप मुझे बात नहीं करने दे रहे, तो मैं वॉकआउट करके जा रहा हूँ। तो इत्तेहादी भी जो है वो नाराज़ है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, ये ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगे। इनकी नाराज़गी कहाँ से ठीक होनी है सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है इस बात का। अच्छा जी, इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ़ हसन साहब को जनाब टेरर फाइनेंसिंग केस में जो है ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जज साहब के रूबरू वकील अली ज़फ़र ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा रऊफ़ हसन पर माजी में किसी वो मुकदमे में नामजद नहीं थे। इन पर पहले सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का केस, फिर बारूदी मवाद का मुकदमा जो है दर्ज किया गया। शुएब शाहीन जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुकदमात का मकसद ये है कि रऊफ़ हसन को बाहर नहीं आने देना, सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए केस में नामजद किया गया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद बोले कि अहमद जंजुआ के बयान से मालूम हुआ कि रऊफ़ हसन ने बारूदी मवाद ख़रीदने के लिए पैसे दिए हैं। शरीक मुलजिम अहमद वकास जंजुआ की ज़मानत खारिज हो चुकी है। रऊफ़ हसन की दरख्वास्त से ज़मानत भी मुस्तरद की जाए। तो अदालत ने पूछा कि जी अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए हैं या रऊफ़ हसन से? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए हैं जो रऊफ़ हसन ने दिए थे। अदालत ने दलाइल के बाद रऊफ़ हसन की ज़मानत 2 लाख के मुचलकों के एवज़ जो है वो मंजूर कर ली। तो बेसिकली जो दलाइल दिए जा रहे थे रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़, उनको रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक दिया गया। इट इज़ एक्चुअली सो चाइल्डिश कि जनाब वो अहमद वकास जंजुआ को जो है वो रऊफ़ हसन ने पैसे दिए। रऊफ़ हसन बेचारे, उनके ऊपर पहले इल्ज़ाम है कि वो जो है वो सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो PTI में सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रऊफ़ हसन जो है वो बम खरीदने के पैसे देगा, मतलब किसी को जाके बम खरीदे आके, मतलब अजीब बच्चों वाले इल्ज़ाम जो है ना, ये आप इस तरह की जब हरकतें करते हैं ना तो इसलिए आपके लिए मज़ीद शर्मिंदगी होती है। इतने भूंडे किस्म के, मतलब अब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रऊफ़ हसन पे आप शायद रिक्शा चोरी का केस भी डाल देंगे, या भैंस चोरी का या बकरी चोरी का केस भी डाल देंगे। कहानी यहाँ तक आ गई भी है। खैर, इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सहूलियत की फराहमी के हवाले से दरख्वास्त की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है वो इमरान खान को अडयाला जेल में सहूलियत की फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। जेल हुकाम ने इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियत की रिपोर्ट जो है वो उनसे तलब की गई थी। इस मौके पे वकील अज़हर सिद्दीक ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना ख़राब हो जाता है। वकील ने इमरान खान की व्हाट्सएप पर बेटों से बात ना कराने जाने से मुतल्लिक भी अदालत को बताया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आने दें, चीज़ें वाज़े होने दें, फिर देख लेते हैं। और जेल हुकाम को उन्होंने कहा जी 22 अगस्त तक बताएं कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं और इमरान खान साहब को क्या सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं। इसके अलावा इमरान खान के 9 मई के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत में जो है वो समाअत हुई और इमरान खान की 9 मई लाहौर के मुकदमात में ज़मानत के बाद लाहौर ने पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया और जज साहब ने कहा कि जी समाअत जो है उसके बाद 8 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, 8 अगस्त के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 8 अगस्त को इमरान खान के हवाले से जो एक ख़ास बात है वो ये है कि आज इमरान खान साहब की 9 मुकदमात में जो ज़मानत की दरख्वास्त है ये 8 अगस्त तक मुलतवी हुई है। इसके अलावा इससे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस जो है, जो तोशाखाना केस 2 है, उसकी समाअत भी जो है वो 8 अगस्त तक के लिए मुलतवी हुई है और इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकादिर केस जो है उसकी समाअत भी जो है वो 8 अगस्त तक के लिए मुलतवी हुई है। तो 8 अगस्त जो है वो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट बन गया है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जो है वहाँ पे जिना हाउस जलाओ घिराव मुकदमे की जो है वो समाअत हुई और 9 मई को 1 साल 2 माह 29 दिन जो है वो अब तक हो चुके हैं और तफ्तीशी अफसर ने से जो है वो अदालत ने शवाहिद मांगे। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी मुझे जो है वो मज़ीद वक्त चाहिए, अभी हम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठे नहीं कर सकें। तो इस पे जो है उन्होंने मज़ीद डेट मांगी। तो जज साहब ने कहा कि अगर मैं 9 मई के मुलज़िम की ज़मानतें खारिज कर देता हूँ फिर आप किस ग्राउंड पर मेरे पास जिस्मानी रिमांड लेने आओगे? तो तफ्तीशी ने जवाब दिया कि उस वक्त तक हम सबूत इकट्ठे कर लेंगे। जज साहब ने रिमार्क्स दिए यानी अभी सबूत आपके पास है नहीं, इस वक्त अब उस वक्त तक आप फिर खुद ही कुछ बना लोगे। तो इस पर अदालत में जो है वो कहका लग गया। जज साहब ने इमरान खान की बहन से भी मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि बहन आप समझदार हैं, आपने सियासत में आकर अच्छा फ़ैसला किया। तो खान साहब की बहन ने कहा कि जी जज साहब मैं सियासत में नहीं आई बल्कि अपने भाई के साथ जो है वो मैं खड़ी हुई हूँ। तो ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद में अलीमा खान साहबा जो हैं वो बाहर आई। तो बाहर आके जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हर 10 रोज़ बाद ज़मानत के अदालत आते हैं, अदालत तफ्तीशी को बहुत रियायत देते रहे हैं। जज साहब को कहा कि IO ने पेश नहीं होना, ज़मानत की तौसीक नहीं हुई तो दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। मैं अपनी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त वापस लेने आई हूँ।
अब जिसने आकर मुझे गिरफ्तार करना है कर ले। हम पर सारे कानून लागू हैं, तफ्तीशी पर कोई कानून लागू नहीं होता। कानून में तफ्तीशी अफसर के लिए सख्त कानून है, उसे भी जेल जाना चाहिए। जज कहता है आप सियासतदान बन गई हैं। मैं कहती हूँ हम अपने भाई के लिए हम अपने और भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अदालत और पुलिस की जिम्मेदारी है कि इंसाफ फराहम करे। पीटीआई की 100 नशस्तों पर डाका डाला गया, वो वापस मांगी हैं, ये जायज़ मुतालबा है। अगर सीटें वापस नहीं देना तो इंतखाबात करा दें। तो मतलब इंतखाबात का मुतालबा भी कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं सियासत में नहीं हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जनाब असद उमर साहब की आज तबीयत जो है वो काफ़ी बिगड़ गई। उनको 4 लोगों को लिफ्ट करके जो है एक्चुअली गाड़ी के पास लाना पड़ा। गाड़ी में उनको बिठा के जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में जो है जब उनके चेकअप्स हुए वहाँ पे तो ये पता लगा कि कोई दिल की तकलीफ़ नहीं थी। वो मतलब उनके ECGs वगैरह जो है वो सारी क्लियर आई हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर गया था। अब आजकल मौसम भी जो है लाहौर का काफ़ी ह्यूमिड है और सांस लेने में भी आपको दुश्वारी होती है। और उसके बाद अदालतों में जितना रश होता है वहाँ पे वैसे ही सांस जो है बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है। मेरे ख्याल में शायद थकावट भी होगी, इस वजह से भी जो है वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। वी विश हिम वेल, वो जल्दी जो है वो रिकवर करें। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट में ही जो है वो जस्टिस अली बाकर नशफी ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा के जो है वो मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा के आलिया हमज़ा की किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने वफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कल तक रिपोर्ट जो है तलब कर ली है और बलूचिस्तान समेत किसी और सूबे और पुलिस के हवाले करने से भी रोक दिया गया है कि अब इन्हें मज़ीद जो है वो ना गिरफ्तार किया जाए। शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब वो भी दोबारा लाइमलाइट में वापस आए हैं। ट्वीट किया है उन्होंने कि खान के सामने कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरे किरदार कशी करने में और खान को मेरे खिलाफ वर्गलाने में। जब भी मैं बोलूँगा तो मुर्शद को एक ही बात बताऊँगा, बाकी जेल में हूँ, लिमिटेड एक्सेस हो और मखसूस बंदों से मुलाकात अगर की जा रही हो तो इस तरह किया जा सकता है। मैं ग्रेस के साथ और इज़्ज़त के साथ पार्टी में रहना चाहता हूँ और ये मेरा हक़ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं वो शख्स हूँ जो खान के लिए और PTI के लिए पूरे सिस्टम से टकराया था। बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो काफ़ी अंडर स्ट्रेस हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी PTI के अंदर जो है वो जो रुखसती प्लान की हुई थी चंद लोगों ने वो किसी तरह रुक जाए। बाद में जो है वो बैरिस्टर गौहर की और शेर अफजल मरवत की जो है वो कौमी असम्बली के बाहर उनकी आपस में गालबन मुलाकात भी हुई और वहाँ पे जो है बैरिस्टर गौहर ने कहा जी शेर अफजल मरवत को कि वो आपकी मैं जो है वो इमरान खान से मैं मुलाकात करवाता हूँ। उन्होंने दावत दी। उन्होंने कहा मैं तो कहता हूँ अभी चलें। और शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत का नोटिफिकेशन जारी होना जो है वो उन्होंने कहा गलत फहमी है। शेर अफजल मरवत का मामला हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेंगे। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, आप इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि वो बेचारा चेयरमैन जो है वो कितना को पावरलेस है और टुथलेस है कि वो अपने मुंह से कह रहा है कि नोटिफिकेशन जो है वो जाली है, लेकिन उसकी बात ही कोई नहीं मान रहा। मतलब बैरिस्टर गौहर की कोई बात नहीं मान रहा, सब बाकी पूरी जो लॉट नीचे की है वो सारी कह रही चाले चाल। मतलब हमने कह दिया ना कि ये नहीं है, ये पार्टी में नहीं है तो नहीं है। एवरीवन, फिरदौस शमीम नकवी हो जाएं, शुएब शाहीन हो जाएं, एवरीवन वो सब के सब कह रहे हैं कि जनाब नथिंग डूइंग, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल जेन्युइन है और शेर अफजल मरवत की कहानी ख़त्म हो गई। वो बेचारा चेयरमैन कल्ला लगा है, उसकी बेचारे की बात ही कोई नहीं सुन रहा। तो पार्टी के अंदर आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी हिरारकी जो है वो किस तरह आपस में चलती है। इसके अलावा जनाब लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को PTI को जलसा करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो जनाब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशा खाना से गाड़ियाँ लेने का जो केस है। अगर आपको याद हो तो ये बेसिकली वही गाड़ियाँ हैं जिसके बारे में मैंने मरीम नवाज़ साहिबा से सवाल भी किया था एक, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर उसके बाद मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी नवाज शरीफ साहब को जो मर्सिडीज़ दी गई थी उसके हवाले से सवाल किया था। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये बेसिकली वही केस है जिसकी समाअत जो है वहाँ पे हुई और जज की अदम मौजूदगी की वजह से जो है बग़ैर कार्रवाई इस केस की समाअत 10 सितंबर तक के लिए जो है वो मुलतवी होगी। मतलब महीने से भी ऊपर की 1 महीना 4 दिन ऊपर की जो है डेट इसके ऊपर डाल दी गई है। इसमें बाय द वे सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी जो हैं इसके अंदर नामजद हैं, लेकिन उन्होंने सदारती इस्तिस्ना इसके अंदर हासिल किया हुआ है। उन्होंने कहा जी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे आप प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सकते। तो नैब ने रवां साल अप्रैल में नवाज शरीफ की गाड़ी के मामले की हद तक जो है वो पहली इस केस में वो पीछे हट गई थी। उन्होंने कहा था कि जी इनको जो पूल ऑफ वो जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का जो पूल होता है उसमें से ये बेसिकली उनको गाड़ी दी गई थी, तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं, कोई इशू नहीं है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है
कि मैंने क्योंकि इस केस को फॉलो किया हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने जब पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने तोशाखाना की एक पूरी लिस्ट निकाली थी और उसी लिस्ट में अपने भाई के हवाले से लिखा था कि तोशाखाना की गाड़ी जो है वो नवाज शरीफ ने ली हुई है। और अब मुझे अब एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रही, 6 लाख या 7 लाख के आसपास कोई अमाउंट थी, वो पैसे दे के जो है मर्सिडीज़ गाड़ी इन्होंने अपने पास रखी थी। बाद में इन्होंने कह दिया कि नहीं वो तो तोशाखाना से वो गाड़ी नहीं गई हुई, वो तो कहीं और से गाड़ी गई हुई है। मतलब उन्होंने प्ली जो है वो ये ली थी, जबकि गाड़ी एक्चुअली तोशाखाना की थी। लेकिन आप सिर्फ इस बात से कंपैरिजन कीजिए कि एक जगह, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इमरान खान का केस जो है वो 8 अगस्त को लगा हुआ है तोशाखाना का, तो एक तोशाखाना का केस ऑलरेडी हो चुका हुआ है, उस पर फैसला आ चुका हुआ है, वो प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी हैं। ये एक और तोशाखाना का केस जो है वो डाल दिया गया है। वो केस जो है वो डग उस पर डेटें डल रही हैं। यहाँ पे जो साबिक 2 वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से केस जो है वो 1 महीना 4 दिन आगे की जो है वो डेटें डल रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यही जनाब हमारा इंसाफ है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।